हेलो एवरीवन, हम लोग पेपर्स कर रहे थे तो 2024 का अगला पेपर देखते हैं हम लोग। और उसमें हम लोग करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम आती थी, तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, एक बॉडी है जिसका मास है 90 kg और ये अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे है यहाँ पे, और r क्या है, अर्थ की रेडियस है। तो यहाँ पर जो ये बॉडी है 90 kg की, उसका वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी, ये क्वेश्चन है। एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 300 न्यूटन, 225 न्यूटन, 120 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, m इंटू जी डैश इफेक्टिव एक्सीलरेशन, और जी डैश की वैल्यू होती है m इंटू जी डैश की वैल्यू होती है g इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से उस बॉडी की डिस्टेंस, सेंटर से कितनी हो जाएगी 3r, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये जी डैश का फॉर्मूला होता है h हाइट पे, हाइट है 2r, टोटल डिस्टेंस स्मॉल r जो कि 3r है। तो m की वैल्यू 90 हो जाएगी, g की वैल्यू 10 हो गई इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपना आ जाएगा 100 न्यूटन। तो ये इतना ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगी बॉडी, तो 100 न्यूटन का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM गिवन बाय x इज इक्वल टू 10 साइन। ये SHM पकड़ रहा है कोई पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 10 साइन ओमेगा t, 10 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ये इसका SHM का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। और फिर इसमें क्या कहा है, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज 3.14, टाइम पीरियड दिया हुआ है 3.14, दैट मीन्स पाई। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इज, मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर 0 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, dx बाई dt, ये अपना वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, और t को 0 रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 10 ओमेगा कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया, कॉस 60 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी, जो कि पाई है, पाई से पाई कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम t इक्वल टू 0। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हाईवे, ए बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे with speed 72 km/h is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes। मतलब 4 सेकेंड में उसको ब्रेक लगा करके रेस्ट में कर दिया जाता है, और मूव कितने स्पीड से कर रही थी 72 km/h। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की वो बताना है। मतलब ये हमारा है कि एक बस है जिसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, मीटर पर सेकेंड में 18 चौको 72, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगा करके उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया गया, वो रिटार्डेशन मान लेते हैं हम लोग ए है, उसको माइनस में लेंगे, और इसको कितने सेकंड में रेस्ट में कर दिया गया 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v इज इक्वल टू u माइनस 80 लिखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो v 0 हो गया, u कितना है 20 माइनस a कितने 4 सेकंड में, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको चाहिए कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने किया इस टाइम ड्यूरेशन में, तो हमारे पास फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, v तो 0 है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2a, u स्क्वायर
मतलब 400 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 5, 5 टू 10 कैंसिल होकर के 40 मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल ही था। नेक्स्ट है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12.5 माइक्रोफैरड पिकोफैरड is charged by a battery connected between its plates to potential difference 12 volt. The battery is now disconnected and a dielectric slab of relative permittivity 6 is inserted between the plates. The change in its potential energy after inserting the dielectric slab. Change in potential energy पूछा है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया आपसे। तो कहा क्या गया है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको, इसको मान लेते हैं सी नॉट, और इसकी वैल्यू है 12.5 पिको फैरेड, और इसको किसी बैटरी से इस तरीके से चार्ज कर दिया गया, कितने 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट। तो यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू CV से, C और V मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको चार्ज करके फिर डिस्कनेक्ट कर दी गई बैटरी इस तरीके से। तो आप जानते हो जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है प्लेट्स के क्रॉस। जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो इस पे चार्ज आ चुका है वो चार्ज नहीं चेंज होता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो अब इस समय इस पे चार्ज कंजर्व रहेगा, चाहे आप इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इंसर्ट करें या ना करें। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है 6, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अब क्या होगी उसका डिफरेंस। तो आप जानते हो जब भी बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज चेंज नहीं होता है, तो उस समय हम जो फार्मूला लगाते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, वो Q²/2C वाला लगाएंगे, क्योंकि Q नहीं चेंज हो रहा है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहती तो हम हाफ CV² लगाते, क्योंकि वहां पर V नहीं चेंज होता है। तो ये याद रखना होता है। अच्छा, अभी शुरुआत में तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने U0 कह दिया। बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, Q वही रहेगा, Q²/2C हो गया। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसकी अब जो कैपेसिटी हो जाएगी C, वो KC0 के बराबर हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ KC0 कर दिया। तो ये आप जानते हो पहले से, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, U0/K ये होता है। तो डिफरेंस कितना है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये हो गया U0/6। तो चेंज कितना आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू जो ज़्यादा है उससे कम वाली माइनस कर दीजिए। तो ये अपना हो गया U0 माइनस U0/6, तो बन जाएगा ये 5/6 U0। 5/6 U0 कितनी होगी, Q²/2C0, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं C0 इंटू V², Q²/2C0 को ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू C0 कितना था 12.5 10⁻⁻12 इंटू V² कितना हो जाएगा 144। तो ये हमारा चेंज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 इंटू ये 25/2 लिख सकते हैं इसको, और इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा 60, कैंसिल, 6 से 25 6 का 150, और एक 0 और 10⁻⁻12। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 1.5 10⁻⁹ जूल। ये चेंज आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 नैनो जूल। इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और पूछा गया है इस फॉर्मेट में,
10⁻12 के फॉर्मेट में, तो हमारा जो फिल स्पेस दिया हुआ है, फिलिंग स्पेस, उसमें ये हो जाएगा 1500। 1500। अच्छा, ये u0 बाई 6, 5/6 u0, और हाँ, ये u0 की वैल्यू Q0² बाई 2c है, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा ये, तो C0V²/2, तो फाइनली हमारा यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये 750 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक, ये 2 छूट गया था यहाँ पे। दैट इज 750 इंटू 10⁻⁻12। तो आंसर में कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लिखा हुआ है 10⁻⁻12, तो इस स्पेस पे 750 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती हुई थी, ये तो u0 की वैल्यू है, u0 कितना है, हाफ Q²/C0। Q²/C0 को हमने क्या लिख दिया था, C0 इंटू V², वो लिख सकते हैं, और बाई 2, ये 2 लास्ट तक कैरी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम टू पार्टिकल्स ऑफ masses 3 kg and 2 kg are placed at certain distance from each other. Okay, the particle of mass m1, that means to 3 kg, is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 centimeter in order to keep the center of mass of the system of the original position। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और उसको डिस्प्लेस किया गया सेंटर ऑफ मास की तरफ, पहले वाले मास को। द पार्टिकल ऑफ मास m2 शुड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय द डिस्टेंस दिस। कहने का मतलब ये है, एक 2 kg मास है और एक यहाँ पर 3 kg मास है, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये मान लेते हैं, और इस वाले को कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया आगे, 2 सेंटीमीटर शायद, 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसको कितना डिस्प्लेस किया जाए ताकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे बना रहे, ये चेंज ना हो। तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग जो लिखते हैं RCM फार्मूला, वो क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब फिर क्या बन जाएगा, m1 dr1 प्लस m2 dr2, डेल्टा r1 डेल्टा r2 भी लिख सकते हैं, दिस इज बिकम्स 0। m1 कितना है, 2 kg, dr1 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2, तो इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, dr1 हो गया 2 प्लस m2 कितना है 3, और dr2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dr2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, 2 टू 4, m1 कितना 2, डिस्प्लेसमेंट इतना 2 kg, नो 3 kg 2 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg, तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ होगा 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, और यहाँ बाई 2, ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, इसको हम लेफ्ट डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर अगर हम डिस्प्लेस कर दें, तो फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे रहेगा, ये यहाँ आ चुका है और ये यहाँ आ चुका, अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में हम शिफ्टिंग कितनी लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, माइनस प्लस केवल क्या बताता है, टुवर्ड सेंटर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes,
ये न्यूक्लियर फिजिक्स से है क्वेश्चन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन वैसे भी लेंदी रहते हैं सॉल्यूशन, मैं केवल अप्रोच बताऊंगा, बाकी ज़्यादा नहीं कुछ। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू फॉर द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन दिया हुआ है यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 इसका फिजन होता है इसमें सीजियम, जेडार एंड न्यूट्रॉन एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जो है कितनी होगी वो बतानी है। तो ये 140 प्लस प्लस ZR 94 प्लस n ये दिया हुआ है। और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो होगी यहाँ पर Q वो कितनी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये पूछा गया। तो सभी जानते हैं यहाँ पर इन सभी का मास दिया हुआ है, सभी का मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, यूरेनियम का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सभी जानते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट्स ये है, डिफरेंस ले लेंगे, जो भी आएगा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू कितना निकल आएगा हमारा, डेल्टा एम जो आएगा उसको हम 931, और क्वेश्चन में दिया भी है जो है सी स्क्वायर की वैल्यू इक्विवेलेंट जो दिया रहता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट, ओके, पर यूनिट पर एएमयू मास डिस्ट्रॉय होने से जो एनर्जी बनती है वो ये दी हुई है, और कितना एएमयू आएगा उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस जितना दिया हो क्वेश्चन में वही लिखेंगे। वैसे तो एग्जैक्टली 931.5 होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन में जो दिया है वही यूज करेंगे, इससे आंसर आपका आ जाएगा। आंसर जो आपका आएगा वो होगा, इसमें मासेस दिए हुए हैं, अप्लाई कर लेंगे। तो हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बस मल्टीप्लाई डिवीजन यही सब करना है बड़ा भाग, ओके। इसकी एनर्जी जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 208 आ जाएगी, ये जो आ जाएगी 208। इन सभी का मासेस दिया हुआ है, माइनस करके निकाल लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसको तो हम छोड़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट 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 जाओ नेक्स्ट भाई, ओके दिस, अगला है a light ray is incident on a glass slab of thickness 4√3 centimeter and refractive index is √2. The angle of incidence is equal to the critical angle for the glass slab with air, okay. The lateral displacement of ray after passing through glass slab is, ओके, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू लेनी है 0.25 मतलब 1/4। तो सेंटीमीटर में लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताना है। कहने का मतलब ये है क्या क्या हमें दिया हुआ है, ग्लास स्लैब दिया हुआ है और उसकी थिकनेस दी हुई है, ये ग्लास स्लैब दिया हुआ है और इसकी जो थिकनेस है वो 4√3 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू √2, ओके। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास स्लैब विद एयर। तो यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल के बराबर है, सी के बराबर, दिस आई किसके इक्वल है, सी के इक्वल। नेक्स्ट एंगल फॉर द ग्लास स्लैब, ठीक है। द लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये ऐसे पहले बेंड करेगी और ये वैसे, तो अगर ये स्लैब ना होता तो ऐसे जाती, तो ऐसे बेंड करके फिर यहाँ पे इंसिडेंस होगा, यहाँ पर फिर से बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बिकम्स पैरेलल,
इसके, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये होता है टी थिकनेस एंड साइन आई माइनस आर एंड अपॉन कॉस आर, ये इसका फार्मूला होता है, ये याद रखिए। और इसको डिराइव करके हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमें एंगल्स मिलेंगे, दो ट्रायंगल मिलेंगे, दोनों से हम ये सॉल्व कर लेंगे। टी साइन आई माइनस आर डायरेक्टली याद रखिए कॉस आर। अब आर कहाँ से आएगा? तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं तो क्या लगाएंगे? साइन आई, यहाँ पर 1 है, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब √2 साइन आर। अब साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी, और साइन सी जानते हैं हम 1/n होता है। n की वैल्यू कितनी है? √2 इज इक्वल टू √2 साइन आर। इसको नीचे ले आएंगे तो कहानी बन जाएगी कितना? साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 30। ये 30 यहाँ पुट कर देंगे। और आई की वैल्यू कितनी आएगी? साइन आई इज इक्वल टू 1/√2 है, तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ 45 रख देंगे। तो कहने का मतलब, और टी की वैल्यू है 4√3। तो ये हो गया साइन 15 डिग्री और अपॉन कॉस कितना? 30 डिग्री। साइन 15 क्वेश्चन में दिया है 1/4, तो इसको हम लिखेंगे 4√3 इंटू 1/4 अपॉन cos 30 होता है √3/2। तो √3 से √3, 4 से 4, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 सेंटीमीटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, 10th लेवल का था ये। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। A rod of length 60 centimeter rotates with a uniform angular velocity 20 radian per second about its perpendicular bisector. Okay. In a uniform magnetic field of 0.5 Tesla, the direction of magnetic field is parallel to the axis of the rotation. The potential difference between the two ends of the rod is. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक मेटेलिक रॉड है दिस, और इसको अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है इसका, इसके अबाउट किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। और इसकी लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है, और कितनी स्पीड से घुमाया जा रहा है? 20 रेडियन पर सेकेंड से, और लेंथ इसकी है टोटल 60 सेंटीमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और कितनी है ये? कितने टेस्ला है? 0.5 टेस्ला, दैट मीन्स 1/2 टेस्ला। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है इसके रॉड के जो एंड है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, मतलब VA माइनस VB कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रोटेशन में हम जानते हैं किसी भी रॉड को, जैसे ये एक रॉड है मान लेते हैं, तो इसको ओमेगा वेलोसिटी से L लेंथ है इसकी, रोटेट कराया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, मान लेते हैं ये एंड P है, ये एंड Q है, तो VPQ, दैट मीन्स VP माइनस VQ। VPQ का मतलब ये है, ये जो होता है वो हाफ BL ओमेगा स्क्वायर, ये डेरिवेशन है एक, डायरेक्ट याद रखना है इसको, ये होता है। तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हाफ लेंथ इधर है, हाफ लेंथ इधर है, ऐसे रोटेट हो रही। ये अगर सेंटर मान लेते हैं O, तो इस तरफ से देखेंगे तो L की वैल्यू 30 हो गई, इस तरफ भी 30 हो गई, रोटेट हो रहा है। तो अगर हम इसके बीच देखें VOA, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसको L मान लेते हैं, इसको भी L मान लेते हैं, 30 हाफ L ओमेगा स्क्वायर B, ये आ जाएगा। ऐसे ही VOB,
ये भी आ जाएगा हाफ एल ओमेगा स्क्वायर बी। तो वी ओ ए क्या है, ये है वी ओ माइनस वी ए, और ये भी क्या है, ये है वी ओ माइनस वी बी। तो अगर हम इससे इसको माइनस कर दें या इससे इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। दोनों ही सेम है तो इसका मतलब हो जाएगा जीरो। तो यह आ जाएगा वी ओ माइनस वी ए माइनस वी बी माइनस वी ओ, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी ओ कैंसिल हो गया, तो वी बी माइनस वी ए क्या आ गया, जीरो। इसको हम ये भी कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज ऑल्सो जीरो। तो वी ए बी क्या आ गया, जीरो वोल्ट। तो ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा। और अगर सेंटर पॉइंट इसके अबाउट कहें तो वो इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, वो कुछ होगा, इधर भी होगा। ड्यू टू सिमेट्री दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, जितना इधर प्रोड्यूस हो रहा है उतना इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमारे पास, उनके बीच की डिस्टेंस 2r है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सी इज x/7, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो फिगर यहाँ पर है, एक I करंट है, एक 2I करंट है। एक ये I करंट इसमें जा रही है और शायद सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं, हाँ 2I है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है। और एक पॉइंट इधर लिया गया है, यहाँ r डिस्टेंस पे, इसको बोल दिया गया a। और एक डिस्टेंस r पे ही इधर लिया गया है, इसको बोल दिया गया c। अब ये कहा गया है कि अगर a पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो b पर मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a टू द मैग्नेटिक फील्ड एट b एट c इज x/7। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट a अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट c, ये दिया हुआ है x/7। तो वैल्यू बतानी है x की। तो ये आप कर सकते हो बड़े आसानी से, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे, इन्फिनिटली लॉन्ग है ये, तो कितना होता है, म्यू नॉट I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो यही लगाएंगे सबके लिए। अब देखिए ए पर कितनी होगी, ये जो प्रोड्यूस करेगा ए पर तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। ये जो प्रोड्यूस करेगा ए पर वो भी आउटवर्ड होगी, ठीक है। करंट इधर जा रही है, थंब रूल लगाएंगे और ऐसे रोटेट करेंगे, ये उंगलियां इधर से बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ए पर जो है बाहर की तरफ होगा, और इस 2I करंट की वजह से भी बाहर की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां से डिस्टेंस है r, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये लिखेंगे, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 2πr प्लस इसकी वजह से म्यू नॉट 2I अपॉन 2π, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r और r 3r, तो यहां लिखेंगे 3r। ये तो हो गई b एट a, नीचे b एट c पर, इसकी वजह से अंदर को, इसकी वजह से भी अंदर को, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर इसकी वजह से कितना लिखेंगे, म्यू नॉट 2I अपॉन 2πr प्लस इसकी वजह से म्यू नॉट I अपॉन r 2r एंड दिस, कितना हो जाएगा, नहीं 2r और r 3r यहाँ से हो जाएगा, तो 2π इंटू 3r, इस वायर से इसकी डिस्टेंस हो गई 3r, और इसमें करंट कितनी है I, तो म्यू नॉट I/2π इंटू डिस्टेंस 3r। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो सभी में देखिए म्यू नॉट I/2πr कॉमन मिल रहा है, सब में ले सकते हैं। म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ऊपर भी मिला नीचे भी मिला, म्यू नॉट I/2πr
2 पाई r। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2/3। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/3। ठीक है, ओके, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट। यहाँ कितना आ जाएगा 5/3, यहाँ कितना आ जाएगा 7/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बचा 5/7, 5/3, 3 2 6 1, 7/3, 3 कैंसिल। ओके, 5/7 आया, और ये कितनी है वैल्यू x/7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये भी काफी सिंपल ही क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज two wires A and B are made up of the same material and have the same mass. Wire A has radius of 2 mm and wire B has radius of 4 mm. The resistance of wire B is 2 ohm. The resistance of wire A is, तो इसमें क्या दिया हुआ है, A और B दो वायर्स हैं। अब इनकी इंफॉर्मेशन क्या है, सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब रेसिस्टिविटी दोनों की क्या हो गई सेम। ओके, एंड हैव द सेम मास, दोनों का मास भी सेम है। ओके जी, मास, वायर ए हैज रेडियस 2 mm एंड वायर बी हैज 4 mm। कहने का मतलब है इसकी है 2 मिलीमीटर रेडियस और इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर कह देते हैं, यह है अपनी 4 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसका मतलब है जस्ट डबल है, 2r के बराबर है बी की। ये इंफॉर्मेशन हो गई। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2 ओम, इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम। तो ए का पूछा गया है, ए का पूछा गया है। तो देखिए, अगर मास सेम है, रेसिस्टिविटी सेम है, तो हम रेसिस्टेंस का फार्मूला ये जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए। रो तो दोनों का सेम है, तो किस पे डिपेंडेंसी आई, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में है, रेडियस दी है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल सकते हैं। अब इसको कहाँ से लाएं, तो इसके लिए इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों के मास इक्वल है। और मास होता क्या है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। सेम मटेरियल के हैं तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। ठीक है, डेंसिटी भी इनकी सेम रहेगी और रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, ये चीजें दो आएंगी। ठीक है, तो यहां से देखिए m/d इज इक्वल्स टू AL। कहने का मतलब है मास सेम, डेंसिटी सेम। ठीक है, सेम मटेरियल, डेंसिटी सेम होगी, मास भी सेम है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर हम वॉल्यूम के टर्म में इसको लिख लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू रो इंटू, ऊपर हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी A से, LA/A²। अब ये LA तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट है, क्योंकि M और D कांस्टेंट, तो AL का प्रोडक्ट कांस्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। रो तो पहले से कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, A²। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। इसका मतलब है हम अगर लिखना चाहें RA/RB, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ B का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ A का स्क्वायर। ये A और B किसके लिए,
कंडक्टर के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का एरिया क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इसका क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल, इसका मतलब आर बाई आर का होल स्क्वायर, और आर है 2r के इक्वल, तो कैंसिल होकर अंदर 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 4। तो यहाँ से आर ए अपॉन आर बी आ गया, और आर ए हमें चाहिए, यह आ जाएगा 4 टाइम्स आर बी दिया है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम। यही अपना आंसर हो जाएगा। बट आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। कितना आ रहा है 32, कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या हुआ, देखिए एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एरिया का स्क्वायर है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया का स्क्वायर, ये एरिया है इसका स्क्वायर, बस छोटी सी मिस्टेक। तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 जब होगी तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू 2, दिस इज 32 ओम। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, बाकी प्रोसेस समझ में आना चाहिए। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल डेटा टाइप में लास्ट वाला है। मरकरी इज फिल्ड इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू ए height of 30 centimeter. The force exerted by the mercury on the bottom of the tube is कितने न्यूटन, और मरकरी की डेंसिटी दी हुई है 1.36 10 to the power 4, हाँ 10 to the power 4, और जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का ट्यूब है, ओके, और 30 सेंटीमीटर तक उसमें मरकरी फिल्ड है। ये ट्यूब है, इसमें 30 सेंटीमीटर तक मरकरी फिल्ड है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है, रेडियस आर, ये दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी है, और जो मरकरी इसमें फिल्ड है उसकी डेंसिटी दी हुई है, रो इज इक्वल टू 1.36 10 to the power 4 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू लेनी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहानियां इसमें दी हुई है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 की पावर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी डिटेल्स हमें इसके बारे में गिवन है। तो हम जानते हैं प्रेशर का फार्मूला। लैंग्वेज ये कह रही है, लैंग्वेज कह रही है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब। बॉटम पे ये मरकरी कितना फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर निकालें, प्रेशर हो जाएगा मरकरी का रो जी एच, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो आ जाएगा रो जी एच ए। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स को। तो ये मरकरी जो यहाँ पर फोर्स लगाएगी बॉटम पे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यही होना चाहिए, एक्सर्टेड बाय द मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब। ठीक है, मरकरी जो फोर्स लगाएगी वो ये होगा, बट इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है। इससे आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से चलें तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी ओनली, बट आंसर में इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड किया है, तब आंसर आएगा। अगर इंक्लूड कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी, तो फिर
क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये नहीं होना चाहिए था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी, फिर होना चाहिए था द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ओनली इतना लिखना चाहिए था। तो हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कहानी ये मतलब है कि अगर मरकरी का फोर्स पूछा गया है तो यही होगा, लेकिन नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो नेट प्रेशर लेना पड़ेगा। नेट प्रेशर कितना हो जाएगा इसमें, पी नॉट और 8 हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर फिर वो रखना पड़ेगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा फिर, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये प्रेशर हो गया इंटू एरिया, इसके हिसाब से आंसर आएगा। तो यहां से एफ क्या बना अपना, पी नॉट होता है 10⁵, इसीलिए क्वेश्चन में दे भी रखा है, बट लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है। प्लस रो कितना है 1.34 10⁴, जी है 10 और एच है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.3 ये होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई लेना है 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर में चेंज कर लेंगे इसको, यही सॉल्व कर डालिए, आंसर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हट जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करें 10⁴ बाहर ले सकते हैं, 10⁴ बाहर ले लें, यहाँ 10 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12, 3 3 9 10, 3 1 3 और 1 4, तो 4.02, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 10⁴ बाहर चला गया ये, और इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻+4 -4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 14.02 इंटू 22/7 इंटू 4, तो इसको हम अगर कैंसिल करें 7 दूनी 14 पॉइंट, फिर अप्रॉक्सीमेटली दो ही आएगा, इसको कैंसिल कर ले, पॉइंट में 0 कुछ आएगा वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 176 न्यूटन के करीब में ये अपना फोर्स आएगा। पर इसमें 177 दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली आप सॉल्व करेंगे, एक का फर्क आ रहा है, दैट मीन समझ सकते हैं जो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया, ये लोगे तो 1 का एरर और आ जाएगा इसमें, मतलब इसको और 0.02 जो था ये हमने छोड़ दिया, ये भी मल्टीप्लाई करते तो 177 आ जाता बस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का है काम और कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, बट लैंग्वेज थोड़ी इस क्वेश्चन की गड़बड़ है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप के क्वेश्चन थे, 2024 का एक दूसरा पेपर हमने लिया है, 10 क्वेश्चन ये थे, बाकी और आगे देखते हैं हम लोग, अभी इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। थैंक यू।